This video has been made with the aim of providing assistance in the running of the school. In case of any kind of confusion, only the departmental orders instructions should be considered correct. We advise you to update yourself from time to time with the latest guidelines. We express our heartfelt gratitude for the support received by Mr. Rajendra Kumar Sharma Dosa and Mr. Anil G. Arora Alvar for making this video. The purpose of producing this video is not to hurt anyone's feelings. नमस्कार साथियों, स्कूल संचालन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति में विभागीय आदेशों निर्देशों को ही सही माना जाए। हमारी आपको सलाह है कि समय समय पर अपने आप को नवीनतम दिशा निर्देशों से अपडेट करते रहें। इस वीडियो को बनाने में हमें श्री राजेंद्र कुमार शर्मा दोसा और श्री अनिल जी अरोड़ा अलवर का जो सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो निर्माण का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट एडवाइज़र सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में हम आपको स्कूल संचालन संबंधी सामान्य जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, स्कूल संचालन न लाभ हानि के दायरे में आती है, अतः स्कूल ऑडिट टैक्स के दायरे में नहीं आती है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग लेन देन में घालमेल को रोकने के लिए खातों की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए स्कूल समिति को आय व्यय के समस्त लेखे जोखे सुरक्षित और दुरुस्त रखने चाहिए। हर साल 31 मार्च के बाद समिति और समिति के अधीन जितने भी विद्यालय संचालित हैं उन स्कूलों की ऑडिट तैयार करनी चाहिए, अपने रिकॉर्ड कंप्लीट रखने चाहिए। इनकम टैक्स कभी भी उनकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। आयकर विभाग पूरी समिति संस्था की ऑडिट की विवरणी या रिटर्न भरवाता है, न कि केवल स्कूल की। अतः समिति संस्थान में समिति के अधीन संचालित स्कूलों की पहले अलग अलग कैश बुक तैयार होगी, लेजर बनेगी और अलग अलग ही ऑडिट तैयार होगी। फिर सबकी एकीकृत कंसोलिडेट रिपोर्ट तैयार करके ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सेकंड बिंदु। ज़्यादातर साथी डरे रहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी हमारी जांच कर सकता है और कभी भी हमें परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो अपने रिकॉर्ड तो सभी आप मेंटेन करके रखें। साथ साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आयकर विभाग 10 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाली संस्था समिति की कभी कभार बाई चांस ऑनलाइन स्क्रूटनी कर सकता है। 25 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ऑनलाइन स्क्रूटनी संभावित होती है और 50 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर निश्चित ही ऑनलाइन स्क्रूटनी संभव है। यदि टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो संस्था समिति यदि 12 AA की छूट नहीं ली हुई है, बिना संचालन कर रही है, तो पूरे टर्नओवर को अवैध मानकर पूरा टैक्स भी डिपार्टमेंट लगा सकता है। अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर वाली संस्था समितियों को स्कूल द्वारा किए जाने वाले भलाई के कार्य RTE के तहत निःशुल्क, गरीब छात्रों को शुल्क छूट, पौधरोपण, परिंडे, खेलकूद, इनाम समारोह आदि जो भी अच्छे कार्य करा रहे हैं उनकी 3 साल के प्रमाण, 3 साल के लेजर की प्रति और 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, ये सब कुछ CA के माध्यम से आपको इनकम टैक्स कमिश्नर को छूट के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए, जिससे कि आपको 12 AA की छूट का प्रमाण पत्र मिल सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आपकी समिति या संस्था सरकार से राशि प्राप्त कर NGO की तरह काम करना चाहती है या आम लोगों से चंदा लेकर शिक्षा के अलावा अन्य भलाई के काम करना चाहती है, तो आपको 3 साल की ऑडिट, लेजर सहित ATG की तहत छूट के लिए आवेदन करना चाहिए, जिससे लोगों से आप चंदा ले सकें और DRDA में आवेदन कर सकें और आप DRDA में आवेदन कर सरकार से सहायता लेकर भलाई के कार्य भी कर पाएंगे।
यदि समिति संस्था को आयकर विभाग का मैसेज या कोई पत्र आए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आयकर विभाग स्कूलों को खूब समय देता है। इसके लिए हमेशा खर्चे के बिल, ऑडिट रिपोर्ट और लेजर सुरक्षित रखने चाहिए और सीए से संपर्क करना चाहिए। कोई भी जांच स्क्रूटनी के जवाब की खानापूर्ति के लिए हमेशा 31 मार्च तक का समय दिया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि हम गलतियां कम करें। जैसे मकान किराया ज़्यादा हो तो टीडीएस काट कर ही चेक से भुगतान करें। विज्ञापन चाहे अखबार का हो या होर्डिंग का हो या कोई और अन्य प्रकार का विज्ञापन हो, आपको हमेशा टीडीएस काट कर ही भुगतान करना चाहिए और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भुगतान चेक से हो। ये हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान आप चेक से करने की ही कोशिश करें। यदि समिति के पदाधिकारी को आप मानदेय देते हैं तो 10% टीडीएस काट कर ही भुगतान करें। यदि किसी को भी आयकर सीमा से ज़्यादा वेतन देते हैं तो भी टीडीएस काट कर ही भुगतान करें। 20,000 रुपये से ज़्यादा के बिलों का भुगतान हर हालत में चेक से ही करें, कैश नहीं दें। कोई भी आपने आइटम खरीदा है और अगर मान लो 20,000 रुपये से ज़्यादा का है तो कभी भी उसको कैश में आप पेमेंट नहीं करें, उसको हमेशा आप चेक से ही दें। 20,000 रुपये से ज़्यादा का आपका भुगतान हमेशा चेक से ही होना चाहिए। कैश बुक मेंटेन करते समय कैश बिल भुगतान वालों की जब आप एंट्री करते हैं तो उसमें आपको फर्म या दुकान का नाम लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि चेक वाले खो जाएं तो भी उनका रिकॉर्ड रहता है। अगर मान लो चेक की कोई भी एंट्री आपकी मिस हो रही है तो आपको बैंक से उसका रिकॉर्ड मिल सकता है और वह फर्म आपको डुप्लीकेट भी जारी कर देगी बिल, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। लेकिन छोटे बिल ज़्यादातर खो जाते हैं और दुकानदार भी उनका हिसाब नहीं रखता है। तो कैश बिलों के भुगतान में दुकान फर्म का नाम नहीं लिखना चाहिए कैश बुक में। यदि बाद में आयकर विभाग कभी आपसे हिसाब मांगे भी तो किसी भी फर्म से उसी डेट का बिल या कंप्यूटर जनरेटेड बिल बनवा करके आप दिखा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कैश बुक में पेड फॉर स्टेशनरी बिल, न कि पेड टू श्याम बुक डिपो। फर्म का नाम नहीं लिखें, केवल ऐसे लिख दें पेड फॉर स्टेशनरी बिल। इस तरह से आप उसको कैश बुक में शो कर सकते हैं, क्योंकि छोटी जो बिल होते हैं उनको डुप्लीकेट भी मिलना पॉसिबल नहीं होता है और कई बार वो खो भी जाते हैं। तो आप उनको मिससेलेनियस में दिखा सकते हैं और या फिर आप उनको सिंपल हेड बना करके बिना दुकान के नाम के शो कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि कैश बुक में हर प्रविष्टि एंट्री के ऊपर आप एक लाइन जरूर छोड़ें जिससे आप हेड छांट सकें। लाल स्याही से ट्यूशन फीस अकाउंट, टीसी फीस अकाउंट, स्टाफ सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखें। यदि किसी भी दिन में कोई खर्चा नहीं हो और आय हो तो भी आय की डिटेल की आप स्पष्ट एंट्री करें और रोकड़ तोड़ें। यदि आय न हो और व्यय हो तो खर्च की एंट्री कर रोकड़ तोड़ें। रोकड़ प्रतिदिन के अनुसार ही तोड़नी चाहिए। आपको कैश बुक रोज लिखनी चाहिए और रोज आय और व्यय की एंट्री करनी चाहिए। कैश बुक में लेफ्ट हैंड पर केवल आय के विवरण भरे जाते हैं और राइट हैंड पर व्यय के विवरण भरे जाते हैं। कैश बुक जब बन जाती है यानी 31 मार्च के बाद लेजर में कैश बुक के हेड के अनुसार अलग अलग पन्नों पर एंट्री करनी चाहिए। जिस तारीख की आय व्यय का विवरण हो उसी में कैश बुक पर प्रविष्टि की प्रवेश संख्या अवश्य लिखें एवं कैश बुक में भी हर आय व्यय की प्रविष्टि की एंट्री लेजर के पृष्ठ संख्या के अनुसार अवश्य करें। कैश बुक में शुरुआत में 1 अप्रैल को वह रोकड़ आता है जो पिछले साल की कैश बुक में 31 मार्च को शेष रोकड़ था, यानी कि जो लास्ट में आपका बचा था, क्लोजिंग बैलेंस था, वो आपका 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसे आरंभिक रोकड़ बोलते हैं। प्रतिदिन के आय व्यय के लिखने के बाद आय वाले पन्ने पर आप निम्नानुसार लिखें। कैश बुक में प्रविष्टियां सही हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए बहुत सीधा सा इसका तरीका है कि आप जो आय वाला कॉलम है उसका टोटल कर लें और व्यय वाले कॉलम का टोटल कर लें और
अगर दोनों टोटल समान हैं दोनों, तो दोनों पन्नों पर आपकी आय और व्यय का योग अगर समान आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एंट्रीज ठीक है और आपने टोटल ठीक किया है। तो दोनों आय और व्यय दोनों का योग आपका बराबर आना चाहिए। इसी तरह से लेजर सही है या नहीं, इसका भी जांचने का एक आसान सा तरीका है कि लेजर के जितने भी हेड्स हैं आप सभी का टोटल करें और फिर उसी लेजर के सबसे अंतिम पृष्ठ पर ट्रायल बैलेंस शीट आप खुद तैयार करें। सबसे पहले क्रेडिट वाले खाने में पिछले 1 अप्रैल का आरंभिक रोकड़ यानी ओपनिंग बैलेंस लिखें। फिर नीचे सभी हेड्स आप लिखते जाएं कि स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ आपका, और जो भी आपका आय है, यहाँ खर्च नहीं आएगा, यहाँ आय जो भी आपकी इनकम हो रही है, ट्यूशन फीस से कितना इनकम हुआ आपका, और बाकी किस किस चीज़ से आपकी इनकम हुई है, किराए से कितनी इनकम हुई या किराया आपने दिया है तो वो आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी हेड्स का टोटल कर लें। फिर डेबिट वाले खाने में खर्चे के सभी हेड क्रमशः जमा लें और राशि लिख दें। उसी के अंत में 31 मार्च को शेष रोकड़ क्लोजिंग बैलेंस लिख दें। फिर क्रेडिट तथा डेबिट के सभी हेड्स को जोड़ें। यदि क्रेडिट और डेबिट समान हो तो लेजर बिल्कुल सही है। यानी कि आप जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर आप उसके जितनी भी इनकम हुई है उसके हेड्स लिख करके उनका टोटल कर लें, और राइट हैंड पर जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं उनका टोटल कर लें। तो दोनों अगर समान आ रहे हैं तो आपका लेजर भी ठीक है।